Good morning students. Welcome to the new video and today we proceed chapter number 3 of economics. Money and credit. In this chapter basically we understand about the role of money and about the role of credit. In other words you can say credit as a loan. By this loan word you understand the things in easier way. So first of all, we should understand what do you mean by money. Money is the medium of exchange. When we want to buy something, we need money. It is our currency paper and it plays an important role in intermediating for purchasing goods and services. अगर हमें कोई भी गुड्स को खरीदना है तो उसके लिए हमें मनी चाहिए. कोई सर्विस अवेलेबल करवानी अपने लिए सर्विस चाहिए उसके लिए भी हमें क्या चाहिए मनी. तो बेसिकली मनी और क्रेडिट के बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में फोकस करेंगे. सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ये ओल्ड ट्रेडिशन है, पास्ट टाइम में चलता था. बेसिकली बार्टर सिस्टम में हम गुड्स के साथ गुड्स का एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स. अभी एट प्रेजेंट टाइम में ये ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. बार्टर सिस्टम में जब आप जैसे अगर मुझे चाहिए व्हीट और आपको चाहिए कॉटन तो मैं आपको कॉटन प्रोवाइड करवाता हूं और आप मुझे व्हीट प्रोवाइड करवाएंगे. ये बार्टर सिस्टम चलता था. उस टाइम पे करेंसी या मनी का ज्यादा फेमस सिस्टम नहीं था. उसमें दिक्कत क्या होती थी डबल कोइंसिडेंस मींस जैसे अगर जो चीज मुझे चाहिए अगर मुझे चाहिए व्हीट आपको चाहिए कॉटन तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे. लेकिन अगर मेरे पास कॉटन नहीं है और आपके पास व्हीट नहीं है तो ये इसको एक्सचेंज करने में हमें दिक्कत आएगी. ये इसीलिए हमें इस डबल कोइंसिडेंस दोनों की तरफ से जो गुड्स हमें चाहिए अगर वो अवेलेबल है तभी बार्टर सिस्टम फैसिलिटेट करेगा. अगर हमारे पास गुड्स नहीं है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के तो बार्टर सिस्टम ये को इंसिडेंस का सिस्टम यहाँ पे फेल हो जाएगा. इसीलिए हमने क्या किया जो मेजर ड्रॉबैक है जो सबसे बड़ी कमी थी बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत वही थी कि दोनों तरफ से कोइंसिडेंस का जो सिस्टम था नीड्स का जरूरत का उसकी कमी रहती थी. मेरे पास एक चीज ज्यादा है लेकिन आपको वो चीज चाहिए नहीं तो कैसे हम एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के गुड्स को. तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक कमी थी दोस्त था इसका बार्टर सिस्टम का. अदरवाइज अर्लियर टाइम में लोग ऐसे ही एक्सचेंज करते थे. कोई किसी को वीट देता था वो दूसरे आदमी को जिससे वीट लिया उसको कोई मेज या मिलेट या राइस एक्सचेंज करते रहते थे गुड्स टू गुड्स. लेकिन अब आपके पास जो चीज है वो मेरे पास अगर मुझे नहीं चाहिए मेरे पास जो है वो आपको नहीं चाहिए तो बार्टर सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे फेल हो जाएगा. इसीलिए बार्टर सिस्टम और डबल कोइंसिडेंस दोनों को जरूरत होगी तभी वो एप्लीकेबल हो पाएगा. अब ये सिस्टम पास्ट टाइम में चलता था क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा नोट्स या करेंसी या मनी इस टाइप का सिस्टम कुछ भी नहीं था. तो अभी नेचुरली मॉडर्न टाइम में क्या किया है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. प्रेजेंट टाइम में मनी का क्या फॉर्म हो गया है क्या रूप क्या तरीके से मनी को हम यूज करते हैं. सबसे पहले मनी हमारे पास है करेंसी की फॉर्म में जो हमारे पास मुद्रा होती है मीनिंग पेपर नोट्स है जो हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास कॉइन्स भी हैं. पेपर नोट्स सारे पेपर नोट्स कौन इश्यू करता है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हेडक्वार्टर हमें मिलेंगे मुंबई में. इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 अप्रैल 1935. सो 35 तक इसके हेडक्वार्टर्स थे कैलकाटा में. एट प्रेजेंट वी कॉल इट कोलकाता. और 1937 में इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर आ गए मुंबई में. RBI is also known as बैंक ऑफ बैंक्स. बैंक ऑफ बैंक्स सारे बैंकों का ये बैंक है. एट प्रेजेंट RBI के जो चीफ है वो है शक्तिकांत दास. शक्ति
कांत दास, और ये शक्तिकांत दास है 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। जो फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ, 1935 में ऑसबोर्न स्मिथ, ये ब्रिटिशर्स थे। अगर फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर की बात करते हैं तो वो थे चित्तरंजन दास सीडी देशमुख। सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जो आरबीआई हमें इश्यू करेगा पेपर नोट्स, लेकिन कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स इशू करेगी। और 1 रुपी जो नोट है, 1 रुपी नोट भी कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सारे कॉइन्स और 1 रुपी जो नोट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। बाकी जितने भी हमारी पेपर करेंसी बच जाएगी वो इशू करेगी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लिए ही। लेकिन आरबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मनी का जितना भी सिस्टम प्रोसीजर है, कितना मनी हमारे देश में, कितना रिजर्व है, वो सब कुछ कंट्रोल करना, सब कुछ आरबीआई को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। तो आजकल हमारे पास मनी किस फॉर्म में? एक तो करेंसी के रूप में हमारी जेब में रहता है, वो तिजोरी में भी रखते हैं बहुत सारे लोग। दूसरा मनी हमारे पास रहता है डिपॉजिट्स विद बैंक्स। बहुत सारा पैसा जो हम घर में नहीं रखते, जेब में नहीं रखते, उसको हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। मनी होल्ड करने का ये भी एक अदर फॉर्म है कि हम मनी को कहाँ रख देते हैं? बैंक में, अपने अकाउंट में। एक्स्ट्रा मनी जो हमारे पास होता है बैंक में, हम उसको डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक्स पे। उसके बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है, ब्याज देता है बैंक हमें, बट दैट इंटरेस्ट इज वेरी लो। पीपल कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम व्हेन दे नीड, और इस मनी को लोग जब चाहें वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। जो पैसे हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में वो पैसे हमारे ही हैं, इसीलिए उस पैसे को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब भी हम डिमांड करते हैं हमारे डिपॉजिट को विड्रॉ करने की, तो बैंक है वो हमें फैसिलिटी देता है। व्हेनेवर वी नीड टू विड्रॉ और मनी वी कैन विड्रॉ, हम निकाल सकते हैं जब भी हमें नीड होती है। तो एट प्रेजेंट टाइम में मनी किस किस रूप में हमारे पास? एक तो करेंसी के रूप में है, एक बैंक में हम जमा करके भी रख रहे हैं मनी को, एक चेक फैसिलिटी भी हमारे पास है। चेक, चेक क्या होता है? एक पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे। ये पेपर बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है ये कागज बैंक को कि टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट। जो भी अमाउंट आप उस चेक में भरेंगे वो स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। अभी मेरे नाम से कोई बैंक अकाउंट है, मेरे नाम से कोई बैंक अकाउंट है और वो मैं अपना चेक दे देता हूँ आपको, आपका नाम लिख के दे देता हूँ उस चेक के ऊपर। तो नेचुरली जब वो चेक आप किसी बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो जो भी अमाउंट उस चेक के अंदर भरा होगा वो बैंक आपको इश्यू कर देगा। दिस इज नोन एज चेक फैसिलिटी। तो चेक की फॉर्म में भी हम आजकल अपने पास मनी रखते हैं। ये एक पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि जो भी स्पेसिफिक अमाउंट हम फिल करेंगे चेक में, वो जिस पर्सन के का वो चेक होगा, जिस अकाउंट का वो चेक होगा, उसके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएंगे और वो मनी बैंक उस पर्सन को इशू कर देगा जिस पर्सन के नाम पे चेक बनाया हुआ होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीनिंग चेक फैसिलिटी भी है हमारे पास आजकल, डिपॉजिट्स विद बैंक भी हमारे पास करेंसी सिस्टम भी चल रहा है। इन तीन तरीके से हम मनी अपने पास होल्ड करके रखते हैं। अभी नेक्स्ट हम क्या फोकस करेंगे? मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। आजकल का जो हमारा सिस्टम है बैंकिंग का वो कैसा है, एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले बैंक है हमारे आरबीआई, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे रीजनल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक्स ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन उन बैंक सभी बैंक्स का भी बैंक कौन है? आरबीआई। इस बैंक में कोई भी बैंक हो,
डिपॉजिटर्स जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होगा, जो रिच पीपल होंगे मोस्टली, वो अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। अब बोरोवर भी होंगे बहुत सारे जो लोन वगैरह लेने भी जाएंगे बैंक में, बैंक उनको क्या करेगा, उस पैसे को दे देगा। तो मनी को एक्सचेंज करवा रहा है, लेकिन जो पैसे लेके गया है उससे बैंक लेगा इंटरेस्ट, हाई रेट पे इंटरेस्ट ले लेगा, और जो डिपॉजिट करवा के गया है मनी को, उसको वो इंटरेस्ट देगा लो रेट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिटर को पैसे दे रहा है इंटरेस्ट कम, और इससे इंटरेस्ट ले रहा है ज्यादा, ये जो अमाउंट होगा, सेविंग होगी, इस मनी को बैंक अपने लिए यूज करेगा। जो अपने एम्प्लॉइज की सैलरी है और जो इनके पास मिनिमम प्रॉफिट बेनिफिट बचता है, उस पैसे को इस इंटरेस्ट में से वो अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस है बैंक वो अपने यूज करता रहता है। अभी क्रेडिट और लोन, लोन क्या होता है, क्रेडिट को हम लोन भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लोन वर्ड अगर यूज करते हैं तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए। लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, लोन तो एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है, इन विच द लेंडर सप्लाइज टू बोरोवर, जो लेंडर है जिसने पैसे दिए हैं, वो बोरोवर जिसने पैसे लिए हैं उसको एक एग्रीमेंट देता है, उसमें वो मनी दे सकता है, गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती हैं, विद द प्रोमिस, और उसमें वो प्रोमिस होता है फ्यूचर पेमेंट, कि आप फ्यूचर में मुझे पेमेंट करेंगे। मैंने आज आपको 1 लाख रुपीस का एक लोन दे दिया, इनफॉर्मल लोन दे दिया, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दे दिया। अब 1 लाख रुपीस मैंने आपको दिए और मैंने आपको कहा कि आई विल टेक 2% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, और अगर आप 1 ईयर में नहीं लोन रीपे कर पाएंगे मुझे, तो वो इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू माई विश बढ़ता चला जाएगा। तो ये लोन तो एक एग्रीमेंट होता है बोरोवर और लेंडर के बीच में, देने वाले के और लेने वाले के बीच में, और प्रोमिस होता है कि हम फ्यूचर में आप लेंडर को बोरोवर रीपे कर देगा, वापस उसको वो पैसे दे देगा। आजकल नाउएडेज वेरी कॉमन, दिस लोन सिस्टम इज वेरी कॉमन नाउएडेज। अभी लोन सिस्टम का भी एक फॉर्मल लोन सिस्टम होगा, एक इनफॉर्मल लोन सिस्टम होगा। वी विल डिस्कस अबाउट दैट वन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी सिचुएशन क्या है, 2 सिचुएशंस ऑफ क्रेडिटर्स लोन। अब 2 आदमी हैं, उन्होंने लोन ले लिया। एक तो अर्बन एरिया में रहता है, अर्बन एरिया में एक आदमी रहता है, वो शू मैन्युफैक्चरर है, जूते बनाने का काम करता है, नाम उसका है सलीम। उसने क्या किया, किसी पर्सन से या बैंक से लोन ले लिया, और उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर उसने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, दिवाली फेस्टिवल, उस टाइम पे बहुत सारे शूज उसके बिक जाने थे। तो नेचुरली उसने शूज को तैयार किया, और वो शूज सीजन की वजह से काफी अच्छे रेट में उसने बेच दिए, तैयार करके रॉ मटेरियल ले आया। वो लोन चाहे उसने ट्रेडर से लिया हो, चाहे किसी अपने फ्रेंड से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, किसी भी फॉर्म में जो वो लोन लेगा, उस लोन का अगर उसने टाइमली पेमेंट दे दी तो वो लोन उसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर वो टाइम पे नहीं पे कर पाएगा तो वही लोन उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले करेगा, क्योंकि फिर उसके अगर वो वंस एक ही बार पे नहीं कर पाया तो उसके ऊपर कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, और वो डेब्ट ट्रैप में आ जाएगा, और नेचुरली उसको फिर लेटर ऑन कुछ ना कुछ अपना सेल करना पड़ेगा उस लोन को पे करने के लिए। तो ही इज सो मच लकी, सलीम बहुत लकी है कि वो टाइमली लोन को पे कर पाया, और अच्छा उसने मैन्युफैक्चरिंग की, शूज की, और उससे काफी उसको बेनिफिट हुआ। तो क्रेडिट लोन ने यहाँ पर उसके लिए पॉजिटिव रोल किया, बहुत फायदा हो गया उसको लोन मिलने से। अगर लोन नहीं मिलता तो वो शूज तैयार नहीं कर पाता, और नेचुरली उसको जो बेनिफिट मिला वो नहीं मिल पाता। अब सेकंड सिचुएशन में क्या, आप एक और एग्जांपल है, रूरल फार्मर, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई फार्मर है, किसान है, उसने क्या किया है, वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया, कर्ज के चक्कर में फंस गया। कैसे, एक बार ये देखते हैं।
Credit pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. Recovery बहुत painful होगी. कैसे होगी? अभी मैं अगर रूरल एरिया में रहता हूं, मेरे पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड है, मीन्स 2.47 एकड़ लैंड है. अभी मैंने उस पे लोन लेकर के और एग्रीकल्चर या कोई भी स्पेशल क्रॉप को प्रोड्यूस किया, लेकिन बाय चांस देयर इज नो गुड रेनफॉल, सीड्स वर नॉट अप टू द मार्क, और कोई भी रीजन रहा, मेरी क्रॉप फेल हो गई. तो नेचुरली है, मैंने जो लोन लिया था, चाहे वो मैंने बैंक से लिया हो, चाहे किसी ट्रेडर से, चाहे किसी फ्रेंड से, चाहे किसी रिलेटिव से, नेचुरली मैं वो जो लोन है वो रीपे नहीं कर पाऊंगा. तो नेचुरली जो इंटरेस्ट रेट चल रही होगी, जो इंटरेस्ट चल रहा होगा, वो तो कंटिन्यू चलता रहेगा. इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा डे बाय डे. मीनिंग अगर आप टाइमली रीपे कर पाते हो लोन को, दैट इन दिस वे इट विल क्रिएट ए पॉजिटिव रोल. अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, लोन को चुका नहीं पा रहे हो, दे नहीं पा रहे हो वापिस, तो वो हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करता है. नेगेटिव, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है और नेचुरली हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर लास्ट में हमें अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई फील्ड, अपना कोई सिस्टम सेल करना पड़ता है, और उसके बाद ही रिकवरी बाय चांस मुश्किल से हो पाती है. तो रूरल एरियाज में अगर हमने एक बार क्रेडिट या लोन ले लिया तो उसकी रिकवरी काफी डिफिकल्ट हो जाएगी. अगर रेनफॉल टाइमली हो गई, सब कुछ बेटर हो गया, अच्छी प्रोडक्शन हो गई, और यहाँ पर अच्छी प्रोडक्शन होने से नेचुरली क्या होगा, ये जो हमने क्रेडिट लिया था ये यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा. और अगर यहाँ पे ये शूज टाइमली नहीं प्रिपेयर कर पाया तो यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है. मीनिंग टाइमली सब कुछ अच्छा हो जाए तब पॉजिटिव होगा. अगर टाइमली सब कुछ नहीं हो पाया, नहीं हम रीपे कर पाए, तो क्रेडिट लेना, लोन लेना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मुसीबत ले आएगा हमारे लिए. हमारी खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी लेके जाएगा वो लोन. आई थिंक you get the briefing. First part of this chapter you got something regarding the money and credit system. At present in society also you are getting about these things. People are taking loans from each other, they are not able to repay. Sometimes they pay, or sometimes they repay timely. So what are the benefits of timely payment, repayment of loans, and what are the drawbacks of not able to repay the timely loans? We got in this briefing. We will meet very soon in the second part of this chapter. Up to that, thanks.